हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में जहां तक हमको ध्यान में है कि आप सबको हम पढ़ा दिए हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। पहला टॉपिक डेप्रिसिएशन के से रिलेटेड और अलग अलग नाम होते हैं क्या, जैसे डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा दिया है कि डेप्रिसिएशन लगाने के कितने मेथड्स होते हैं। हमने कहा था और बताया भी था, लिखवाया भी था कि ढेर सारे मेथड होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड दिया है। पहले मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, जिसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ऐसे तमाम नाम है ना। और ये सब नाम कैसे कैसे आए हैं, कैसे कैसे ये सब नाम पड़े हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में बताए थे। फिर दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा WDB मेथड, और इस मेथड का भी अलग अलग नाम है, जैसे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, है ना। और ये सब नाम भी कैसे पढ़ा है उसकी विशेष चर्चा हम लोग किए थे। और ये सभी नामों को समझने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए हम सभी ने इनका मीनिंग देखा था, मीनिंग डेफिनेशन। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल का में जो भी डेप्रिसिएशन आया था स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो स्ट्रेट लाइन मेथड का एग्जाम्पल या WDB मेथड का एग्जाम्पल, दोनों में हमने देखा कि एग्जाम्पल एक ही था लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट दोनों में अलग अलग आ रहा था, है कि नहीं। फिर उस दोनों एग्जाम्पल को हमने टेबुलर फॉर्म में दिखाया है, और टेबुलर फॉर्म के बाद ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है, राइट। और फिर हमने जाना कि कैसे ये सब नाम पड़े हैं। तो इतना कुछ हम लोगों ने सीख लिया है डेप्रिसिएशन में। उसके बाद हमने क्या सीखा है, एक और चीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि जहां तक हमें ध्यान में है, पिछले क्लास में 4 एंट्री हम बताए थे आप लोगों को। पहला एंट्री था एसेट खरीदने का। जल्दी से बोलिए, एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत। अब ये डेबिट क्यों हुआ है, एसेट अकाउंट डेबिट, ये तो आप लोग को पता है। कैश या बैंक क्रेडिट क्यों हुआ है, पता है, बताए थे अच्छे से पिछले क्लास में। साथ ही साथ दूसरा एंट्री हमने कहा था कि अब वो एसेट को खरीद के लाने के बाद हो सकता है उसमें और भी तरह तरह के खर्चे लगे, जैसे कि ढुलाई भाड़ा, जैसे यहाँ सेट करवाना यानी इंस्टॉल करवाने या इरेक्शन करवाने का खर्च, ये सब खर्च भी लग सकता है। और मैंने कहा था कि ये सब खर्च कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहा जाता है, पूंजीगत व्यय कहे जाते हैं। और पूंजीगत व्ययों को संपत्ति के मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है और संपत्ति के नाम से ही दिखाया जाता है। तो हमने कहा था कि अगर इंस्टॉलेशन या कैरेज पेड किया है हमने उस एसेट पर, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, हाँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा एंट्री हमने कहा था कि अब वो एसेट आ गया, लग गया, फिक्स हो गया। अब वो एसेट हम लोग यूज कर रहे हैं और यूज करते करते पूरा 1 साल यूज करेंगे। जब 1 साल यूज करेंगे तो साल के अंत में हम महसूस करेंगे कि जरूर उसका कीमत, जो वैल्यू है वो घट गया है। और जो वैल्यू घट गया है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे बिजनेस का जो एसेट होता है वो एसेट क्या होता है, घट जाता है। इसलिए एसेट, मॉडर्न अप्रोच कहता है एसेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस या लॉस है, एक्सपेंस लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कोई दिक्कत। एंड देन चौथा और लास्ट एंट्री समझाने के लिए आप लोग को हम आधा घंटा का लेक्चर दिए थे, जिसमें हम बताए थे कि कैसे जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट तक का काम किया जाता है, और कैसे जो भी अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं वो फाइनल अकाउंट में जाके क्लोज होता है कि नहीं। जिसमें हम आप लोग को जर्नल बताएं, लेजर बताएं, है ना, ट्रायल बैलेंस चेक करने के बाद फाइनल अकाउंट बताएं, और ये पूरे प्रोसेस में एंट्रीज कैसे पास किए जाते हैं वो सब इफेक्ट्स को दिखाए थे, ठीक है। तो ये चौथा एंट्री हम लोगों ने सीखा था कि जो भी एक्सपेंसेज होते हैं या इनकम्स होते हैं, इन सबको फाइनल अकाउंट में ले जाके क्लोज कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके लिए एक क्लोजिंग एंट्री हमें पास करना पड़ता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस या लॉस है, उसको भी फाइनल अकाउंट में ले जाके क्लोज करेंगे, और उसके लिए क्लोजिंग एंट्री पास करना पड़ेगा। और वो एंट्री क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि जब डेप्रिसिएशन हमने लगाया था, यानी जब डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया था, तो आप ध्यान रखिएगा
डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या किए थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कहाँ क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होगा, ठीक है। तो इसलिए एंट्री निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को, ये 4 एंट्री आप लोगों ने समझ लिया था। और इसके साथ ही फाइनल अकाउंट में क्लोज करने के साथ ही आप सभी जानते हैं कि फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाता होता है, और फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में बनाया जाता है, सबसे अंतिम में बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट बनाते ही हमारे उस साल का अकाउंटिंग खत्म हो जाता है, यानी कि 1 साल का अकाउंटिंग कल हम लोगों ने खत्म कर लिया था, यानी कि वो साल खत्म हो चुका था। लेकिन बताओ आप लोग कि क्या 1 साल के डेप्रिसिएशन लगने मात्र से हमारा एसेट खत्म हो गया क्या, नहीं सर, एसेट अभी भी है। हाँ ठीक है, उसका वैल्यू कम हो गया है डेप्रिसिएशन लगने से, लेकिन एसेट है ना। एसेट को क्या दूसरे साल हम यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरे साल भी यूज कर रहे हैं। तो क्या दूसरे साल यूज करेंगे तो दूसरे साल उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, दूसरे साल भी लगेगा। तो दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री किया जाएगा, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री किया जाएगा। और फिर जब डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, यानी फिर एंट्री डेप्रिसिएशन का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का, ये 2 एंट्री फिर करना पड़ेगा दूसरे साल में। आया बात समझ में। मतलब पहले साल में हो सकता है 3 एंट्री या 4 एंट्री हो जाए, मतलब एसेट खरीदने का एंट्री तो होगा ही होगा, पहला एंट्री एसेट खरीदने का। दूसरा एंट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि उस एसेट पर कोई खर्चा किए या किताब में नहीं दिया हो किसी क्वेश्चन में खर्चा के बारे में, तो सीधे मानेंगे हम लोग कि एसेट आ गया। जैसे मान लो ट्रक खरीद के लेके आए, कौन खर्चा लगा, खुद चला के लेके आके। ऐसी थोड़ी है कि गाड़ी पे ढुलवा के लाना पड़ेगा, फिर इसको सेट करवाना पड़ेगा, तो ये सब खर्चा नहीं लगेगा, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे संपत्ति हो सकते हैं, आया क्या बात समझ में, जिनमें कैरेज या इंस्टॉलेशन ये सब खर्चा ना लगे, तो दूसरा एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात, दूसरा एंट्री का मतलब समझ रहे हो ना। दूसरा नंबर एंट्री क्या था, देखो, इंस्टॉलेशन या कैरेज का खर्चा, ठीक है, वो एंट्री हो सकता है, जरूरत हमें ना पड़े करने का। तो कहने का मतलब ये है, पहला एंट्री तो होगा ही होगा, दूसरा एंट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा एंट्री निगलेक्टेड मान के चलो, लेकिन तीसरा होगा, चौथा होगा, तो टोटल में आके 3 एंट्री बोल सकते हैं। दूसरा को हटा दिया जाए तो 3 ही ना बचा। तो पहले साल में 3 एंट्री, फिर जब दूसरे साल में हम लोग आएंगे तो वही एसेट तो दूसरे साल भी चल रहा है जो पहले साल में खरीदे थे। तो पहले साल में जो एसेट खरीदे थे वही एसेट दूसरे साल भी चल रहा है, का मतलब ये हुआ कि सर एसेट फिर से हमने खरीदा नहीं है दूसरे साल में। और जब एसेट खरीदा नहीं है तो एसेट खरीदने का जो एंट्री नंबर 1 था वो हम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो दूसरा साल में एसेट खरीदने का एंट्री नहीं होगा, अगर कोई एसेट हमने नहीं खरीदा है तो। हाँ, हो सकता है कि कुछ और नया एसेट खरीद लिए, जैसे एगो एसी इस रूम में लगा, बगल वाले रूम के लिए भी एगो एसी खरीद लिए, तो फिर से दूसरे एसी के लिए एंट्री करना पड़ेगा। तो अगर खरीदेंगे तब ना, नहीं खरीदे तो यही एसी है, इसी का अकाउंटिंग होगा। तो दूसरे साल में इसको खरीदे हैं क्या, नहीं, पहले साल में खरीदे थे ना। तो दूसरे साल में अगर यही एसी बचा हुआ है तो फिर खरीदने वाला एंट्री, जो एंट्री नंबर 1 होता है, वो नहीं होगा। क्लियर है बात। तो एसी खरीदने वाला जो एंट्री नंबर 1 था वो नहीं होगा। तो अगर 1 को हटा दिया जाए, 2 तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको निगलेक्टेड मान के चलो, तो फिर 3 और 4 बचा, यानी कि एंट्री 2 ही बचा। तो दूसरे साल में जब हम लोग आएंगे तो 2 ही एंट्री होगा, पहले साल में 3 एंट्री और उसके बाद दूसरे साल में 2 एंट्री। एक तो डेप्रिसिएशन लगाने का और फिर उसको और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो मान लो दूसरे साल की भी एंट्री हो जाएगी। फिर तीसरे साल वही एसेट, मान लो 2 साल डेप्रिसिएशन लगने से एसेट खत्म हो गया क्या, नहीं, एसेट अभी भी चलेगा। तो तीसरे साल में आएंगे, फिर वही सब बातें जो दूसरे साल में हुआ था, वही सब चीजें तीसरे साल में भी होगा, कि अगर एसेट अगर अलग से कोई खरीदे तो उसका एंट्री होगा, नहीं खरीदे तो नहीं होगा। यही एसी का चलते रहेगा। साल के अंत में इसी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उसी डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 2 ही एंट्री होगा। मतलब पहले साल में 3 एंट्री, लेकिन पहले साल के बाद जितने साल की अकाउंटिंग होगी उन सभी में केवल 2 ही एंट्री होगा, एक डेप्रिसिएशन लगाने का और दूसरा डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करने का या ट्रांसफर करने का। आया बात समझ में। तो फर्स्ट ईयर का तो अकाउंटिंग आप लोग कर लिए थे, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग कर लिए थे ना।
अरे बोलो ना, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग कर लिए थे। अब हम अगर सेकेंड ईयर के बारे में पूछें, सेकेंड ईयर के बारे में पूछें, ध्यान दो, 5 साल तक का कैलकुलेशन आप लोग किए थे ना, 5 साल तक का कैलकुलेशन किए थे, तो 5 साल तक अकाउंटिंग अगर करने की आवश्यकता पड़े तो कैसे करेंगे? तो कल तो आप लोगों को जो बताए थे वो 1 साल का हो गया। अब 1 साल का अकाउंटिंग अगर हो गया तो दूसरे साल में आते ही हमने कहा कि अगर कोई एसेट हमने नहीं खरीदा है तो चुपचाप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री हो जाएगा। तो दूसरे साल में पहला एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री। कोई बताएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कोई दिक्कत? तो बोलो ना, जो अमाउंट होगा लगा देंगे। कैलकुलेशन तो किए हो ना, जो भी कैलकुलेशन में अमाउंट आया है डेप्रिसिएशन का दूसरे साल में, वो दूसरे साल वाला अमाउंट डेप्रिसिएशन का लिख देंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा एंट्री क्या होगा बोलो, दूसरा एंट्री क्या होगा, इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना। एंट्री बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत? ये हो गया, खत्म दूसरा साल। बोलो ना जी, दूसरा साल खत्म। फिर यहीं पे तीसरा साल शुरू हो जाएगा, थर्ड ईयर। फिर थर्ड ईयर में अगर कोई मशीन खरीदा है तो उसका एंट्री होगा, और नहीं तो पहले वाला ही ऐसी चलते आएगा, पहले वाला ही मशीन चलते आएगा, एसेट चलते आएगा। तो खरीदे उरीदे है नहीं तो उसका एंट्री होगा नहीं, तो बस एक ही एंट्री बचता है, डेप्रिसिएशन लगाओ साल के अंत में। साल भर, तीसरे साल में भी साल भर यूज करो और साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करो। फिर वही एंट्री डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो, तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? बोलो ना। और यही एंट्री एंड सो ऑन चलते रहेगा, यही एंट्री चलते रहेगा जितने साल तक आपको करना है। आ रहा बात समझ में? बोलो ना जी। तो एंट्री, यस, डेप्रिसिएशन लगा, अक्सर डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा साल के अंत में लगता है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी साल के अंत में ही भेजा जाता है, तो डेट जो होगा वो साल का अंतिम दिन ही होगा। और समझो जरा ध्यान से, डेप्रिसिएशन चैप्टर पे कमांड करना अगर करना है ईमानदारी से, तो जर्नल एंट्री तो बहुत आसान चीज होता है सर। अगर आप मॉडर्न अप्रोच जानते हो तो जर्नल एंट्री में तो दम है नहीं। डेप्रिसिएशन चैप्टर पे अगर कमांड करना है ना, तो जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको डेट पर कमांड करना होगा। जिसको डेट समझ में आता है अच्छे से, वो डेप्रिसिएशन पढ़ लेगा अच्छे से। लेकिन अगर आपको डेट समझ में नहीं आता है, डेट में आप कंफ्यूज रहते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर समझते हो ना। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दो तरह का ईयर होता है। क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई भी ईयर दे देगा, आपको समझना होगा कि कौन से डेट को कौन सी घटना घट रही है, क्या हो रहा है कौन से डेट को। अगर डेट पर पकड़ है आपका तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में कुछ नहीं है। समझ गए बात? एंट्री समझ गए? बोलो ना। तो अब दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल यही लगातार एंट्री होगा, यही एंट्री रिपीट होगा ना। बोलो ना। अगर बीच में कुछ हम लोग खरीदे उर्दे नहीं, अब बीच में इसको अगर नहीं बेचे तो यही एंट्री चलते रहेगा साल दर साल। बोलो ना, हो जाएगा ना। अब बात को समझने की कोशिश करो। मान लो यही एंट्री रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। 5 साल तक यही एंट्री हम लोगों ने किया, कोई स्पेशल एक्स्ट्रा घटना नहीं घटा है, तो एंट्री, जर्नल एंट्री पास कर लोगे 5 साल तक लगातार। बोलो ना। अगर सिंपल केस दिया है, कोई स्पेशल केस नहीं दिया, मतलब कि अगर कुछ नहीं बताया कि बीच में खरीदे या बीच में बेचे हैं, अगर ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, तो यही एंट्री रिपीट होते जाएगा बार 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 बार। तो मान लो एंट्री खत्म हो गया 5 साल तक, ठीक है। अब तुमको कह देगा, अब तुमको कह देगा अच्छा एंट्री कर ही दे क्या हम। बोलो ना। तीसरे साल में वही फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो एसेट अकाउंट। बोलो। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो वही वाला एंट्री रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर तीसरे साल के बाद चौथे साल में आ जाएंगे। बोलो। फिर चौथे साल में कुछ घटना नहीं घटा तो वही एंट्री रिपीट होगा। बोलो क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होगा ना जी। और फिर इस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिसिएशन अकाउंट, बोलो ना, 5वें साल भी यही होगा, समझ रहे हो बात, रिपीट हो रहा है ना बार बार। अब अगर हम कहें, आप लोगों को हम जर्नल पढ़ा दिए हैं पूरा, और लेजर भी पूरा पढ़ा दिए हैं एकदम अच्छे तरीके से। अब अगर हम कहें कि जर्नल पूरा कल जो क्लास लिए थे उसमें और आज जो क्लास लिए हैं उसमें टोटल मिला के जर्नल कंप्लीट हो गया आपका। हम कहें कि जर्नल कंप्लीट है, अब आप लेजर बना के दिखाइए, 2 तरह का लेजर, 2 ठो लेजर, 2 लेजर क्या, जितना लेजर बन सकता है सब बनाइए। तो कौन कौन सा लेजर बनेगा? एक होता है एसेट अकाउंट का बनेगा, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बोलो ना, कोई दिक्कत? बना सकते हो। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एसेट अकाउंट से। सबसे पहले लेजर शुरू करते हैं। सब रुक जाओ, अभी पहले लेजर समझो एसेट अकाउंट का। एसेट अकाउंट का लेजर, यही है ना जी, लेजर का फॉर्मेट। किसी को कुछ कहना है? हाँ सर, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट को तो नहीं और बड़ा क्या कर लेते हैं, है ना, इसको डेट कर देते हैं। लो अब तुमको आ दिए तो एलएफओ का कॉलम डाल देते हैं। एलएफ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, लेजर बना रहे हैं ना हम लोग, तो जेएफ का कॉलम होगा। उसी तरह से इधर अमाउंट हो गया, अमाउंट के बगल में जेएफ हो गया, और ये पार्टिकुलर हो गया, और फिर यहाँ पर डेट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो ये फॉर्मेट आपका बन चुका है, राइट। चलो, 5 साल तक का हम लोगों ने जर्नल यहां देखा है। 4 साल के बाद 5वां साल भी यही रिपीट होगा, यही दोनों। तो 5 साल तक का जर्नल हमारे सामने है। 5 साल तक का एसेट अकाउंट का लेजर बना के दिखाइए। एक ही फॉर्मेट में बनाना है, 5 साल के लिए 5 बार फॉर्मेट नहीं बनाना है, एक ही बार में। हाँ, लेकिन जब जब साल चेंज होगा तब तब सीडीबीडी करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीडीबीडी करना सिखाए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए अपने कॉपी में देखिए, कॉपी में देखना क्या है। हम तो कहेंगे कि आप लोग पहले साल का कल कर लिए थे ना एंट्री, आज 5 साल तक पहले कंप्लीट कर लीजिए, आप फिर एंट्री को देखना शुरू कीजिएगा। पहले लिख के कंप्लीट कीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, 5 साल तक का एंट्री कंप्लीट कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है, डू इट फास्ट। जर्नल एंट्री का काम हो गया क्या? जल्दी खत्म करो, लेजर शुरू करना है। जर्नल एंट्री का काम खत्म हो गया हो तो लेजर का फॉर्मेट कीजिए सभी लोग। यस, सब 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 स्पेशल केस हम बताएंगे, चिंता ना करो। पहले सिंपल सिंपल वाला समझ लो, फिर स्पेशल केस सब आएगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले जितना बोले हैं उतना करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जर्नल बना लिए होंगे पूरे साल का, और लेजर का फॉर्मेट भी बना लिए होंगे। 5 साल का लेजर उतना में आ जाएगा तुम्हारा। चलो, तो पहला नंबर अकाउंट हम लोग लेजर का बनाने चल रहे हैं, जिसका नाम है एसेट अकाउंट, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग जर्नल से लेजर बनाना अच्छे से सीखे हैं, पूरा चैप्टर हम पढ़ाए हैं बढ़िया से। तो ध्यान दीजिए, जर्नल देखिए, और जर्नल पहले साल का पहला जर्नल देखिए। जर्नल एंट्री कोई बताएगा? पहला साल का पहला जर्नल। तो पहले साल का पहला जर्नल क्या बोला है, बोलो तो? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देख सकते हो एसेट अकाउंट डेबिट में है। जर्नल से लेजर बनाना सिखाए हैं, फटाक से बताइए कहां लिखेंगे। अच्छा, उसको कोई डेट दे दिया जाए, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2017 मान, 18 मान लिए, 17 मान लेते हैं, 18 दिए भी थे शायद डेट, है ना। 1 अप्रैल 2018 मान लेते हैं पहले साल को, फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च
2019 ये पहला साल है। तो उसके बाद दूसरा तीसरा सब बता सकते हो? चलो, तो पहले साल में पहला जर्नल एंट्री 1/4 को हुआ होगा, तो 1/4 यहां डेट डाल देते हैं 2018 अप्रैल 1। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एसेट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आ गए, और डेबिट साइड में आके ऑपोजिट वाला अकाउंट टू कैश अकाउंट। रुपया वो वर्किंग नोट कराए थे, याद है? अब मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग बना रहे हैं, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत ना, फॉर्मेट ना हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो रुपया नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ठीक है, क्रॉस क्रॉस दे सकते हो। तो पहला एंट्री हो गया, काम खत्म। दूसरा एंट्री बोलो, दूसरा एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इरेक्शन वाला, इंस्टॉलेशन वाला, है कि नहीं? तो इरेक्शन या इंस्टॉलेशन या कैरेज भाड़ा अगर दिए हैं तो एंट्री लिखेंगे यहाँ पर फिर से टू कैश अकाउंट उसी डेट को, तो यही रहने देते हैं, है ना। चलो तीसरा एंट्री पढ़ो, तीसरा एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या उसमें एसेट है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी एसेट क्रेडिट में है, एसेट क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ध्यान देना कि डेप्रिसिएशन हम लोग साल के अंत में लगाते हैं ना, तो साल का पहले साल का अंतिम दिन क्या होगा? 2019 मार्च 31। किसी को कोई दिक्कत? चलो अमाउंट जो भी होगा डेप्रिसिएशन का लिख दिया जाएगा। तीसरा एंट्री हो गया। चौथा एंट्री, लास्ट एंट्री बोलो पहले साल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो उसमें एसेट है क्या? जब एसेट नहीं है उस जर्नल एंट्री में तो एसेट अकाउंट में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यानी पहले साल का एंट्री सारा खत्म। और जब पहले साल का सारा एंट्री खत्म हो जाता है, जब पहले साल का सारा एंट्री खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? सीडी करते हैं ना सीडी। और आप लोगों को सीडी के बारे में बताया था, सीडी किधर करते हैं? जो लोग हमसे लेजर नहीं पढ़े हैं वो यही कहेंगे कि जिधर कम होता है उधर सीडी करते हैं, लेकिन जो लोग हमसे पढ़े हैं वो तो ढंग से बोले। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, चूंकि हम लोग एसेट अकाउंट बना रहे हैं और एसेट है, एसेट का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और एसेट का सीडी करना है, यानी कि एसेट बचा हुआ है, बचा है का मतलब प्लस में होता है, और एसेट का प्लस बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस होता है सर। एसेट प्लस मतलब डेबिट होता है सर, और बैलेंस का मतलब बताए थे बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी ऑलवेज किधर होगा? डेबिट में होगा। तो सीडी किधर होगा? क्रेडिट में होगा। तो सर आपको ये डिटरमाइन होना चाहिए कि सीडी फिक्स है कि क्रेडिट में ही होगा एसेट अकाउंट का। बच्चे, छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं नया नया कॉमर्स, उनको बताया जाता है 11th वालों को कि जिधर अमाउंट कम होगा ना उधर सीडी लिख देना। क्या समझे? वेलकम टू न्यू वर्जन, यहाँ कुछ अलग बताया जाता है। तो क्या लिखेंगे बोलो? क्रेडिट साइड में कम होगा ना तो बाई बैलेंस सीडी, जितना रुपया कम होगा यहाँ लिख देंगे और टोटल दोनों तरफ बराबर कर देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो ना। पहले साल का काम खत्म, लेकिन सीडिया हुआ है तो अगले साल के ओपनिंग डेट को बीडी करेंगे ना, तो अगले साल का ओपनिंग बताओगे? 2019 अप्रैल 1। क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी, रुपया लिख देंगे। दूसरा साल शुरू, और दूसरे साल का जर्नल तो मेरे सामने ही पड़ा है। दूसरे साल में तो दुइये को एंट्री था। डेप्रिसिएशन लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करो। यही काम हो रहा है बार बार। तो जब जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तब तब एसेट आता है उसमें, लेकिन जब जब प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एसेट नहीं आता है। यानी हर साल केवल एक ही एंट्री में आएगा। जब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब तब एसेट आएगा, बस बाकी काम खत्म। और जब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अरे मजे की बात सुनो ना, जब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब तब एसेट का वैल्यू कम होगा, और जब जब एसेट का वैल्यू कम होगा तब तब वो क्रेडिट होगा, यानी कि लेजर में तब तब हम क्रेडिट में जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर साल केवल और केवल डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही एसेट आने वाला है,
हर साल, फिर से रिपीट करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन वाले एंट्री में ही केवल एसेट आने वाला है, और जब जब डेप्रिसिएशन के एंट्री में एसेट आएगा तब तब वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम होगा ना डेप्रिसिएशन से, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसका मतलब कि हर साल केवल क्रेडिट में आके डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिखते जाएंगे, अकाउंटिंग खत्म। क्या समझे? आ जाओ दूसरे साल का बोलो एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, साल के अंत में आ जाएंगे, लिखेंगे साल का अंत कौन सा होगा, 2020 मार्च 31, लिखेंगे भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिख देंगे, काम खत्म। दूसरे वाले में तो आने वाला है नहीं, तो सीधे बैलेंस सीडी, इसी दिन को होगा ना जी सीडी, तो बाई बैलेंस सीडी लिख दो, इक्वल कर दो, इक्वल दोनों तरफ, और फिर क्या कर दो, अगले साल जाके टू बैलेंस बीडी कर दो, जितना सीडी उतना ही बीडी। डेट कौन सा हो जाएगा, 2020 अप्रैल 1, तीसरा साल शुरू हो गया है। फिर तीसरे साल में भी क्या एंट्री, एक ही एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन से संबंधित एक ही एंट्री होगा, केवल डेप्रिसिएशन का। और जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिर वही बात, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट लिख देना, डेट डाल देना 2021 मार्च 31, और फिर इसी डेट को क्या कर देना, बाई बैलेंस सीडी, और फिर इक्वल करके कर देना बीडी। आ रहा बात समझ में, टू बैलेंस बीडी। सर होने ही वाला नहीं है कुछ, दूसरा कुछ होने ही वाला नहीं है। आ रहा बात समझ में, हर साल केवल डेप्रिसिएशन का एंट्री बस। अरे हर साल केवल डेप्रिसिएशन वाले एंट्री में ही आ रहा है ना एसेट, देखो तो दूसरा वाला एंट्री में आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर। तो बस एक ही ट्रांसफर होगा ना हर साल, केवल डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हर साल ट्रांसफर होते चला आएगा। हम ये बताना चाहते हैं सर, अगर ये कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया ये अगर समझ गए आप लोग, तो अब आप लोगों को जर्नल देखने तक की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन देगा, कहेगा डायरेक्टली कि बिना जर्नल के आप एसेट अकाउंट बना के दिखाइए, तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट सीधे, वो भी एकदम तेजी में फटाफट, आप चाहें तो एसेट अकाउंट बना सकते हैं। सिंपल सा सोचो ना, लॉजिकली सोचो, रटने की कोई जरूरत नहीं, लॉजिकली सोचो। पहले साल में एसेट खरीदेंगे तो खरीदने का एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उस समय एसेट को डेबिट में दिखा देंगे, एसेट डेबिट में आ गया। और उसके बाद हर साल डेप्रिसिएशन लगा के सीडीबीडी कर देना है, हर साल डेप्रिसिएशन लगा के सीडीबीडी कर देना है, हर साल डेप्रिसिएशन लगा के सीडीबीडी कर देना है। यही काम हर साल होना है, दिख रहा है, बोलो ना, खत्म। सिर्फ डेट, हम पहले ही बोले थे कि डेट पर पकड़ होना चाहिए, कंसेप्ट में दम नहीं है, पकड़ डेट पर होना चाहिए। डेट में गलती लड़का सब लिख देता है, और डेट में लिखने नहीं आता है सही से। आप लोगों को लग रहा होगा कि डेट में क्या है सर, डेट तो सब लोग लिख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता मानो हम क्वेश्चन बनवाएंगे, देखेंगे मैक्सिमम लोग डेट में गलती करेंगे, डेट में लिखने नहीं आता है मैक्सिमम लोगों को, डेट जबकि बहुत आसान चीज है। नहीं, अरे डेट में क्या है जी, डेटे तो लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग है कि नहीं, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। लेकिन विश्वास मानो इसी ओपनिंग क्लोजिंग में मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, कहीं छोड़ देंगे, लिखेंगे ही नहीं, कहीं लिखेंगे तो गलती लिख देंगे। आया बात समझ में, खैर छोड़ो। तो ये समझ में आया क्या ये कंसेप्ट, एसेट अकाउंट बन सकता है अब, कोई दिक्कत? चलिए, तो एसेट अकाउंट तो आप लोगों ने सीख लिया। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि आप लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हो। पहले तो इसको लिख लो, और फिर हम लोग आते हैं। अरे तो यही प्रोसेस चलते रहेगा ना जी, जितना साल के लिए बोलेगा, 4 साल के लिए बोलेगा तो 4 साल, 5 साल के लिए बोलेगा तो 5 साल तक। क्या समझे? यही प्रोसेस चलते रहेगा लाइन से, डेप्रिसिएशन लगाएंगे सीडीबीडी करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे सीडीबीडी करेंगे, काम खत्म। जल्दी करो। आप सबका हरकत देख के लग रहा है कि आप लोग लिख लिए हैं। चलिए, तो शुरू हो जाते हैं। अगला अकाउंट, जैसा कि हमने कहा, एसेट अकाउंट के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। मिटाएं क्या इसको? चलो, ये एसेट के बाद शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कोई खींचेगा? जल्दी से खींच के लो सब लोग।
बीच से इसको बांट लो, बोलो कौन कौन सा कॉलम होगा? ये डेबिट साइड हो गया। ऐसे ही क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे अमाउंट JF, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, और यहां पर डेट। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब फटाफट सब लोग जरा रुक जाओ और हमको बताओ पहले साल का पहला एंट्री फिर से। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या उसमें डेप्रिसिएशन है? नहीं है, तो वो आएगा लेजर में? नहीं आएगा। उसके बाद वाला एंट्री डेप्रिसिएशन नहीं है, नहीं आएगा। अगला एंट्री बोलो, तीसरा एंट्री। डेप्रिसिएशन जब लगेगा तभी डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा, और डेप्रिसिएशन लगता है साल के अंत में, तो साल के अंत वाला जो एंट्री होगा उसी में डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको। समझ गए बात? तो साल के अंत में, मतलब पहले साल के अंत में जब डेप्रिसिएशन लगाया गया है, मतलब 31 मार्च 2018-19 को, उसी समय आपको डेप्रिसिएशन का एंट्री मिलेगा, और वो एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे और लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? अमाउंट लिख देंगे जो भी होगा, और डेट लिख देंगे। कौन सा होगा जी? 2019 मार्च 31। किसी को दिक्कत? बोलो ना। चलो अब ध्यान दो। उसके बाद दूसरा, उसके बाद वाला एंट्री, मतलब सबसे लास्ट एंट्री बोलो पहले साल का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, और कौन से साइड में है? क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अमाउंट होगा अमाउंट लिख देंगे। डेट बोलो, डेटवा तो वही रहेगा ना जी, 2019 मार्च 31। कोई दिक्कत? अब हमको एक बात बताओ सिंपल सा, जो ये वाला एंट्री किए थे, मतलब जितना रुपया डेप्रिसिएशन लगाए थे, जितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगाए थे, इतना ही रुपया ना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए हो। सिंपल सी बात है, जितना रुपया का डेप्रिसिएशन लगाए हो उतना ही रुपया का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए हो। सिंपल सी बात है। तो जितना रुपया डेबिट में लिखे हो उतना ही रुपया क्रेडिट में। तो कहीं कम होगा क्या? और जब कम नहीं होगा तो दोनों तरफ इक्वल हुआ, तो CD होगा क्या? नहीं होगा सर CD। आया बात समझ में? और CD नहीं होगा तो सीधे क्या करेंगे? सीधे क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे दोनों तरफ। आया बात समझ में? दोनों तरफ क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे दोनों तरफ। और जब CD नहीं हुआ है तो BD होगा क्या? जब CD नहीं हुआ है तो BD होगा? नहीं होगा। तो फिर पहला साल खत्म, दूसरे साल पे आ जाओ, और दूसरे साल में आके फिर से डेप्रिसिएशन लगाओ। तो दूसरे साल का एंट्री तो हमारे सामने ही पड़ा है, सीधे साल के अंत में है ना। साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट साइड में जाके लिखो टू एसेट्स अकाउंट। जो अमाउंट होगा अमाउंट लिख देना। डेट बता सकते हो? दूसरे साल का अंत कब होगा? 2020 मार्च 31। समझ गए? और इसी डेटवा को ना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो, लिखोगे 2020 मार्च 31 बाई। अरे बोलो ना भाई, देख रहे हो? दूसरे साल का लास्ट एंट्री, ये वाला एंट्री का तो कर दिए ना यहाँ पे, और फिर ये हो गया, तो इसके बाद ये वाला एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आएंगे, अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे, क्या है? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अमाउंट होगा लिख देंगे। मजे की बात है कि जो अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता है उसी अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो दोनों तरफ इक्वल ही होगा। यानी कि फिर से CD नहीं होगा, फिर से क्या कर दिया जाएगा? फिर से क्या किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इक्वल। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सर पहले साल में जैसे ट्रीटमेंट हुआ था
दूसरे साल में भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है। मजे की बात है कि तीसरे साल में भी वही होगा, चौथे साल में भी वही होगा, पांचवें साल में भी वही होगा, एंड सो ऑन, हर साल ऐसे ही होते जाएगा। समझ रहे हो बात? मतलब ये हुआ कि अब आपको अगर हम कहें कि दूसरे साल के बाद तीसरे साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर बना के दिखाओ, तो अब बताओ कि क्या आपको जर्नल एंट्री देखने तक की आवश्यकता है क्या? नहीं सर, इधर एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाइए, इधर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दीजिए। इधर हर साल यही करना है, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाइए, आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कीजिए, काम खत्म। समझ गए बात? बस अब लिखते जाओ धड़ाधड़। अगला साल बोलो, अरे बोलो ना भाई। 2021 मार्च 31 क्या लिखेंगे? टू एसेट अकाउंट अमाउंट लिख दो, और वही डेट आके लिख दो यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट लिख दो, डेट लिख दो 2021 मार्च 31, फिर टोटल कर दो। बोलो ना, फिर टोटल कर दो, और टोटल करने के बाद फिर अगला साल, अरे बोलो 2022 मार्च 31 टू एसेट्स अकाउंट, बोलो। अब फिर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख रहे हो, हर साल एक ही काम होना है सर, चेंज नहीं होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाना है, जितने साल का बोलेगा उतने साल तक। कोई दिक्कत किसी को? जर्नल एंट्री देखने तक की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन में कह दे बिना जर्नल के डायरेक्ट अकाउंट बनाने के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए कि हाँ सर, कौन से अकाउंट में कौन सा एंट्री कहां दिखाना होता है। ठीक है, चलिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन जहां तक हमें पता है एग्जामिनेशन में भी खास करके अगर क्वेश्चन आता है तो जर्नल बनाने के लिए नहीं कहता है, सीधे कहता है लेजर बनाइए। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो गया, बोलो। बस दो ही अकाउंट रहने दो, दो ही अकाउंट कहता है बनाने के लिए। जहां तक रही बात प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस केवल एक ही एंट्री में आता है बार बार, है कि नहीं? एक ही एंट्री होता है, लास्ट वाला एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस केवल लास्ट वाला एंट्री, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। बस दो ही एंट्री पर, दो ही अकाउंट पर पकड़ बनाइए, पहला है आपका एसेट अकाउंट और दूसरा है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, विशेष तौर पे एसेट अकाउंट। ठीक है, जल्दी से खत्म करो। कोई भी डाउट किसी को? डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ऊपर वाला काम करना है बार बार, ऊपर जो काम की वही काम नीचे तक करते जाना है, तो बार बार देखने की क्या जरूरत है? क्या समझी? क्योंकि जिस डेट को हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं साल के अंतिम दिन को लगाते हैं ना, और साल के अंतिम दिन ही तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो डेट सेम है ना हुआ जर्नल में। जब जर्नल में डेट सेम है तो लेजर में भी डेट सेम होगा। क्या समझे? चलिए, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन शुरू करेंगे बनाना। ठीक है, आज